दोस्तों नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया में चर्चा है कि जो रिलीफ केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिला, क्या सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को या उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को बदल कर केजरीवाल को रिलीफ दे देगा। इस तरह की आशंका सोशल मीडिया में काफी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, इसके बारे में हम अभी कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय क्या आर्ग्यूमेंट होंगे, क्या तथ्य होंगे, क्या एविडेंस पेश किए जाएंगे। दोनों पक्षों को पूरा अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, और उन आधार पे, उन तथ्यों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव है। हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो किस आधार पे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि वो कौन से आधार थे जिस पे केजरीवाल ने ये कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, अवैध है। लेकिन वही सवाल जब हाई कोर्ट में रखे गए तो हाई कोर्ट की तरफ से ईडी के तथ्यों को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, आज मैं आपके साथ उसकी चर्चा करने वाला। और फिर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये तो पता लग जाएगा कि हाई कोर्ट के सामने क्या एविडेंस रखे गए और किस आधार पे हाई कोर्ट ने जजमेंट लिया। अगर यही सवाल और यही बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नया एंगल देता है तो वो हमारे सामने आएगा। और अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हाई कोर्ट ने जो किया वो सही है, कुछ भी नया नहीं है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को आपको मानना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। जिस तरह से ट्रायल के मामले में भी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि हाई कोर्ट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट में जहां पूरी बहस होगी, तथ्यों को सामने रखा जाएगा, वो मुद्दा है ट्रायल कोर्ट का। अगर वहां पे आपको ये लगता है कि कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई खामियां रह गई हैं, आपकी बात को नहीं सुना गया है, आपके एविडेंसेस को नहीं देखा गया है, उन सब बातों में अगर कहीं आपको कोई कमी दिखती है तो आप रिलीफ के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाई कोर्ट में भी फंडामेंटल इश्यूज ऑफ लॉ को ध्यान में नहीं रखा गया है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर आपके कोई हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या डिफेक्ट एज पर लॉ, ये चीजें अगर आपको सामने आती हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। ये प्रोसेस है भारत में जो न्याय प्रणाली है उसका। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये है कि हम किस आधार पे ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बात करते हैं कि जो केजरीवाल साहब ने सवाल रखे कि ये गैर कानूनी बात है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने जो ध्यान दिया और जो अपने जजमेंट दिए वो क्या थे। जैसा मैंने पहले कहा कि केजरीवाल ने ये कहा था कि जो उनका अरेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ईडी ने गिरफ्तारी के समय या उससे पहले उस पूरी गाइडलाइन का वायलेशन किया है। ईडी ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट, उसमें जो अरेस्ट का प्रावधान है और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं उसका अक्षर से पालन हुआ है। और इसका प्रूफ ये है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले 28 पेज का अरेस्ट डॉक्यूमेंट केजरीवाल को दिया गया। वहां पे उनकी बीवी उपस्थित थी, उनके वकील उपस्थित थे और भी कई लोग थे, 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी थे। पूरी प्रक्रिया को अक्षर से फॉलो किया गया और जो अरेस्ट डॉक्यूमेंट है और जो उसमें टाइमिंग है, सर्कमस्टांसेस है, वो सारी चीजें केजरीवाल को एक्सप्लेन की गई, उसके बाद अरेस्ट किया गया। इस बात को समझना होगा। तो 28 पेज का जो डॉक्यूमेंट ईडी ने दिया था 9:05 पे, वो पूरा का पूरा हाई कोर्ट के सामने रखा गया।
दूसरा सवाल ये था कि नो फ्रेश मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी सिंस अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। अब सवाल इस बात का है कि मनीष सिसोदिया की जब बेल एप्लीकेशन हुई तो केजरीवाल का ये कहना है कि आपने मुझे को एक्यूज्ड बनाया है और उसी आधार पे आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हो, जबकि उन तथ्यों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए, तो आप किस आधार पे मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। तो इस पे ईडी का ये कहना था कि जो सेक्शन 17 है उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया। जो पीएमएलए का सेक्शन 50 है जिसके तहत समन इश्यू किए गए उनको हमने फॉलो किया। हमने नए एविडेंसेस इकट्ठे किए, 9 बार आपको समन भेजा, आप एक तो खुद नहीं आए कोऑपरेट करने। तो ये कहना कि फ्रेश एविडेंस नहीं है तो ये अपने आप में इलॉजिकल है, क्योंकि उसको रोकने का काम तो आप ही ने किया। और उसके अलावा जो आपके ट्रेजरर हैं एनडी गुप्ता, उनकी भी तफ्तीश की गई और वो सारी बातें हुई अक्टूबर 2023 के बाद। तो ऐसे बहुत सारे गवाह और हैं जिनकी जानकारी हमारे पास है, वक्त आने पर हम बताएंगे। लेकिन ईडी ने कोर्ट को ये बताया कि ये आर्ग्यूमेंट की कोई नई जानकारी नहीं है, ये गलत है, अब हमारे पास और भी पुख्ता जानकारी है केजरीवाल के खिलाफ। तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट था जिसको कंसिडर किया गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वेदर रिमांड ऑर्डर पास्ड इन फिजिकल एंड मैकेनिकल एंड रूटीन मैनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि क्या ये रूटीन ऑर्डर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कारण बहुत सिंपल है कि जब ट्रायल कोर्ट ने जो समन दिया उसमें ईडी के जो समन की रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया और केजरीवाल को कस्टडी दी उसकी ईडी की और बाद में फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा। ये मैकेनिकल या ब्रेनलेस एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि जो डिटेल्ड ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के जजेस ने लिखा है वो बहुत क्लियरली बताता है कि हर तथ्यों की बारीकी से तफ्तीश की गई, समझा गया और जो स्थितियां थी उसके हिसाब से केजरीवाल को मतलब ईडी के सुपुर्द किया गया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एज पर द लॉ। इसके अलावा उनका यह कहना था कि साहब रिमांड की जरूरत क्या है, जो स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड दी है ईडी को उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ईडी के पास सारे तथ्य ऑलरेडी हैं तो अरेस्ट करने की जरूरत क्या है। इस पर ईडी का ये कहना था कि सबसे पहले तो जो बहुत सारे तथ्य हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, हम केजरीवाल को इंटेरोगेट करना चाहते हैं उन एस्पेक्ट्स पे, और ये समन में आ नहीं रहे, फरार हो जाते हैं। तो जब ये आ ही नहीं रहे तो हम उसको कोरोबरेट कैसे करेंगे, केजरीवाल को इंटेरोगेट कैसे करेंगे, इसलिए इनका अरेस्ट जरूरी है। दूसरा, ये लगातार नॉन कोऑपरेशन मोड में रहे हैं, 9 के 9 समन इन्होंने डिफाई किए हैं। और दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैं हमेशा ही कहता था जब भी केजरीवाल अपने समन को डिफाई करते हैं एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हैं, ये इनके खिलाफ जाएगा और वही हुआ। डिजिटल डेटा जो इनके कंप्यूटरों से और मोबाइल से और बाकी लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल से मिला है, जिसमें इनकी चैट है, ईडी ने कहा है कि वो भी हम इनके सामने रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। फिर और बहुत सारा बहुत वॉल्यूमिनस डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है, वो हम केजरीवाल के सामने बैठ के उस पर चर्चा करना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। और बहुत सारे जो एसोसिएट्स अरेस्ट किए गए हैं, हो सकता है कि हम आमने सामने बैठा के जैसे जैसे जवाब देंगे हम उनको आमने सामने बैठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये घोटाला हुआ कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केजरीवाल क्योंकि ये खुद मास्टरमाइंड है, तो हम इस पूरे केस में ये पूरा घोटाला इन्होंने कैसे किया, पूरा मॉडस ऑपरेंडी किया था, हमें ये समझना भी इस केस के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से मल्टी लेयर हवाला कांड हुआ है और जो पैसे का गबन हुआ है, ये मल्टी लेयर चैनल कैसे काम कर रहे थे, इसकी जो जानकारी हमारे पास है, उसके मामले में भी हमें केजरीवाल के साथ तफ्तीश करनी है। और ये बाहर बैठ के नहीं हो पाएगी, ये चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाएंगी। केजरीवाल ने अपने डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड भी नहीं दिया है, तो जो हमारे पास दूसरे एविडेंसेस हैं हम उसके माध्यम से सच्चाई तक पहुंचना चाहेंगे, इसलिए केजरीवाल का अरेस्ट जरूरी है।
और अक्सर क्योंकि ये फरार हो जाते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है, इसीलिए इनका अरेस्ट जरूरी है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट ईडी ने दिए, जिसको हाई कोर्ट ने माना। फिर मुद्दा उठाया था टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को लेकर। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जहां तक बात है टाइमिंग की, तो 6 महीने से आपको समन भेजे जा रहे थे, आपने हर समन का अनादर किया, डिफाई किया। आज जब चुनाव सिर पे है, अब आप कहते हैं चुनाव सिर पे है इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप पहले ही कोऑपरेट करते तो हो सकता है कि चुनाव तक शायद आपको बेल मिल जाती, आप बरी हो जाते, जो भी होता। लेकिन अगर अब चुनाव सिर पे है और आपको अरेस्ट किया गया है, तो इसमें गलती किसकी? आप खुद ही नॉन कोऑपरेटिव मूड में रहे, तो अब आप ये आरोप नहीं लगा सकते। और दोस्तों, मैं हमेशा आपको ये कहता रहा था कि केजरीवाल का पूरा प्रयास यही रहेगा कि किसी तरह से लोकसभा चुनाव तक इस केस को खींचा जाए, ईडी के सामने ना जाया जाए, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे चुनाव प्रचार में जाना है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर हूं। और उस समय शायद इस फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो बातें कहते हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस बात को कंसीडर करे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को कंसीडर नहीं किया। तो इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसके अलावा जो बार बार ये कहा गया कि साहब, जो कंडक्ट ऑफ पिटिशनर है, ईडी ने कहा कि साहब इनका कंडक्ट बहुत ही गलत रहा है, ये पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया को डिले कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, इसीलिए इनका अरेस्ट बहुत जरूरी है। इनको 9 समन भेजे गए पिछले 6 महीने में, इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। इन्होंने यहां तक कि समन पे ही क्वेश्चन उठाए कि आप होते कौन हो समन भेजने वाले, ये सब इलीगल है, गैर कानूनी। इसके अलावा इन्होंने बार बार ये सवाल उठाए समन पे कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप किस कैपेसिटी में मुझे बुला रहे हो, कोई डिटेल नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये सब मोटिवेटेड समन है, ये बीजेपी की और मोदी के कहने पे आप मुझे समन भेज रहे हो, रूलिंग पार्टी के कहने पे भेज रहे हो, और आप ये मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मेरी इमेज को खराब करने के लिए आप लगातार समन भेज रहे हो। कभी इन्होंने कहा कि मैं विपासना जा रहा हूं, कोऑपरेट नहीं किया। कभी बोला कि मैं स्टेट इलेक्शन में बिजी हूं, कभी बोला मैं राज्यसभा में बिजी हूं, कभी ये बोला कि राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, मुझे उस पर काम करना है, मुझे कभी बजट का प्रिपरेशन करना है, लोकसभा का कैंपेन की तैयारी कर रहा हूं। फिर इनके दिल्ली सरकार का बजट सेशन आ गया, फिर सेशन के बाद फिर इन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया। फिर इन्होंने कहा जी मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स पे एलजी के जो स्पीच थी उस पे मोशन ऑफ थैंक्स का सेशन है, मुझे वहां रहना जरूरी है। ये फिर नहीं आए। और फिर जब इनको समन भेजा गया तो इन्होंने कहा जी अब जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, मैं उसकी प्लानिंग में बिजी हूं। और फिर इन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो आप मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, या आप मुझे क्वेश्चनर भेज सकते हैं, मैं जवाब दे दूं। कुल मिला के इन्होंने किसी भी रूप में न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए इनका अरेस्ट जरूरी है। इसके अलावा कि जो हमने समन में लगातार रिप्लाई किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ईडी ने कहा कि देखिए, ईडी को चिट्ठी लिखना ये ईडी के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं है। कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि हमें इनको इंटेरोगेट करना है, इनसे हमें जानकारियां निकलवानी है, हमें चिट्ठी पत्री नहीं भेजनी है। और ये क्योंकि बार बार चिट्ठी भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं, ये व्यवधान डाल रहे हैं, इसलिए इस बात को ना माना जाए। इस बात केजरीवाल ने कहा कि देखिए साहब, कुल मिला के जो पिटिशनर, जो केजरीवाल खुद हैं, इनको स्पेशल प्रिविलेज है कि आप बार बार इस तरह के समन ना भेजें, क्योंकि ये बार बार उनको डिस्टर्ब करता है। उसमें इन्होंने ये कहा कि देखिए, एज पर कानून हम ये नहीं कह सकते, या केजरीवाल ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कैसे काम करना है। ये एक्यूज्ड है, इनके ऊपर शक है, तो क्या एक्यूज्ड बताएगा कि ईडी कैसे काम करेगा और कैसे सवाल पूछेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अक्यूज्ड कैन नॉट आस्क फॉर चेंज इन इवन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ईडी क्यों पूछताछ कर रही है?
कोई और एजेंसी पूछताछ कर ले, ये कोई अधिकार नहीं है केजरीवाल को कहने का। हर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का एक तरीका होता है काम करने का, और ये कहना कि साहब इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। सैकड़ों केस होते हैं, हर काम अगर कोर्ट करेगा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कहीं इनजस्टिस है, कहीं कोई गड़बड़ है, आप ट्रायल के समय वो हाईलाइट करिए, और जरूरत पड़ेगी तो फिर कोर्ट देखेगा क्या इंटरवीन करना है। जहां तक बात है इन्वेस्टिगेशन की, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगी कि आपको कब और कहां, मतलब टाइम, वेन्यू एंड क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का प्रोरोगेटिव है, एक्यूज्ड का नहीं, कि कब पूछताछ होगी, कहां होगी, क्या सवाल पूछने चाहिए, ये एक्यूज नहीं बताएगा, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डिसाइड करेंगी। तो केजरीवाल बार बार जो ये कह रहे थे कि टाइमिंग ठीक नहीं है, क्वेश्चन नहीं बताया, पूछा नहीं जा रहा, डिटेल नहीं शेयर की जा रही है, ये सारा जो प्रोरोगेटिव है ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, केजरीवाल का नहीं है। इसी तरह से ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं उसमें कोई वीआईपी के लिए सेपरेट प्रोटोकॉल नहीं है। आप दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको स्पेशल प्रिविलेज दें, क्योंकि भारत का संविधान जो जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें वीआईपी और कॉमन मैन मींस मासेस और क्लासेस के बीच में कोई फर्क नहीं करता है। अगर आप पे शक है, आप अपराधी हैं, तो जो कानून में लिखा है वो सबके लिए लागू होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कानून से ऊपर हो क्योंकि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो। भारत के न्यायालय या भारत के संविधान या भारत के कानून में इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। कोर्ट कैन नॉट अलाउ न्यू जूरिस्प्रूडेंस फॉर सेटिंग इन दिस मैनर। हम आपके लिए नया कानून या नया रूल बुक नहीं बना सकते, कोर्ट ने साफ बोल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप तो लॉ मेकर हैं, अगर आप ही कानून का फॉलो नहीं करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये बात भी जो केजरीवाल साहब हैं इनको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको तो इनफैक्ट ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केजरीवाल ने बार बार समन को ये कहा ये इल्लीगल है, लेकिन कोर्ट नहीं गए। अगर ये इल्लीगल थे तो आप कोर्ट जाते, कोर्ट में जाके कोर्ट से पूछते कि ये इल्लीगल है या लीगल है, आप खुद कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि समन इल्लीगल है। आप क्या कोर्ट गए थे? तो आपने उस रास्ते को तो अपनाया नहीं, तो आप खुद कैसे जज बन गए? ये सवाल भी कोर्ट में उठा। रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग को लेकर बात बहुत सीधी सी है। कोर्ट ने कहा देखिए टाइमिंग जो है वो आपकी गलती से हुआ है, आपको 9 समन भेजे गए, आपने कोऑपरेट नहीं किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये मालाफाइड है, इंटेंशनल है, आर्बिट्री है, ऐसा हम नहीं समझते, क्योंकि जो कानून है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्शन हो तो ये कानून लागू नहीं हो। अगर आप टाइम पे कोऑपरेट करते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जो बार बार ये कहा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो केजरीवाल को खुद पता था कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं होते हैं तो आपको खुद एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पढ़े लिखे, आपको खुद इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए था कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो इसका खामियाजा बुरा होता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो प्री अरेस्ट बेल भी अप्लाई नहीं करी। अब आप अरेस्ट हो गए, अगर आपको ये डर था कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आपने प्री बेल अरेस्ट, जो प्री अरेस्ट बेल जो थी उसको आपने क्यों नहीं फॉलो किया? आप आ जाते कोर्ट कि साहब मुझे अरेस्ट होने का डर है, फिर कोर्ट जो आपकी कंसिडर करता या नहीं करता मांग को वो देखा जाता। और जहां तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सिंपल एक तरीका है अपनी गलतियों को कवर करने का। आपने जो खुद डिले किया प्रोसेस, अब आप उसको इलेक्शन की सामने ढाल बना के लेवल प्लेइंग जो फील्ड की आप बात कर रहे हो, जो आपने खुद सिस्टम को डिले किया, डिरेल किया, उसको आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये उचित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भाई क्या केजरीवाल को अरेस्ट करना जरूरी था इस स्थिति में? तो जब ये मुद्दे पे चर्चा हुई तो हाई कोर्ट में जो कंक्लूजन हुआ वो यही था कि भाई ईडी मस्ट बी गिवन रीजन कि हमें क्यों अरेस्ट करना चाहिए, और रीजन बताया उन्होंने। जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी कि आप नॉन कोऑपरेटिव थे, फरार थे, बहुत सारे कारण हैं, आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं, बहुत सारे लोगों से आपको मुलाकात करवानी है, तो ये बाहर बैठ के कैसे होगा, इसलिए आपका अरेस्ट जरूरी था।
अगर आप एज ए पिटिशनर, एज ए एक्यूज्ड, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो को एक्यूज्ड इनके साथ, जैसे मनीष सिसोदिया, वो भी को एक्यूज्ड है। मान लीजिए कि अगर केजरीवाल कोऑपरेट करते और पता लगता है ये केस फर्जी है, तो सबके सब छूट जाते। अब प्रॉब्लम यह है कि वो सबको जेल में इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और वो बाहर निकल के कहीं ऐसा नहीं हो कि जो एविडेंसेस है उनके साथ छेड़खानी करें और स्थितियों को और कॉम्प्लिकेटेड करें, एविडेंस डिस्ट्रॉय करें। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल कोऑपरेट करें, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए जो बाकी अपराधी जेल में हैं उनके जो कानूनी अधिकार हैं उन पे भी चोट हो रही है, और उसके लिए जिम्मेवार केजरीवाल खुद है। और इससे पूरा का पूरा जो ट्रायल प्रोसेस है वो डिरेल हो रहा है, डिले हो रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया कि भाई नॉट ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, अगर आप समन पे चले जाते, सवालों का जवाब देते देते, जब आपको बुलाया जाता आप चले जाते, तो शायद आपको अरेस्ट नहीं करना पड़ता। क्योंकि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन अरेस्ट करना पड़ रहा है। ये आपके अपने कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी, आपने कहा कि कोई एविडेंस आज तक आपने केजरीवाल से रिकॉर्ड नहीं कराया, आपने उसको एक्यूज्ड कैसे बनाया? जब तक आप ईडी के सामने खुद उपस्थित नहीं होंगे तो आपका एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, आपका स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा? एक तरफ आप बोल रहे हो कि मेरे से कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, मेरे को सीधा अरेस्ट कर लिया गया, और जब आपको स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है तो आप फरार हो जाते हैं। तो ये सब बातें एक साथ नहीं चल सकती। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, और जिस तरह से ईडी ने डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट ने उन सब डॉक्यूमेंट्स को देखा, और देखने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि हमें लगता है कि यहाँ गड़बड़ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो तभी पॉसिबल होगा जब केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अरेस्ट जो है ये गलत नहीं है। तो कंक्लूजन में जजेस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा देखिए साहब, जो जजेस हैं दे आर बाउंड बाय द लॉ, नॉट बाय पॉलिटिक्स। हम कानून के हिसाब से चलते हैं, हम राजनीति के हिसाब से नहीं चलते। हमारा जो फोकस है वो लीगल प्रिंसिपल्स है। हम केजरीवाल की तरह पॉलिटिकल एफिलिएशन पे हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें समझनी है। कोर्ट्स आर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बाउंड बाय लॉ। इस बात को समझना होगा। एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन और फाइनेंशियल कंसिडरेशन। इस बात को समझिए। तो हम तो अपना काम करेंगे, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि देश के कानून का फॉलो हो, और जो नहीं करे उसको कानून के हिसाब से सजा मिले, क्योंकि जजेस आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बहुत क्लियर है। और जुडिशरी का काम बहुत सिंपल है। जुडिशरी is tasked to interpret laws and adjudicate matter before it based on the existing law। आज जो कानून कहता है, कल को कानून बदल जाएगा, पीएमएलए दुनिया से खत्म हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब छूट जाएंगे। लेकिन आज जो कानून है उस हिसाब से जो निर्णय लिया जा रहा है, हमें उस पे बात देखना है। उस पे हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि गवर्नेंस का जो फोकस होता है वो वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। और जो स्टेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसको समझनी होगी, आने वाले दिनों में इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। जो स्टेट है वो एक स्टैटिक एंटिटी है, सरकारें आती जाती रहती हैं। देश के अंदर जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नेंस है, वो स्टेशनरी है, वो रहती है, सरकारें रहती हैं। चुनाव के समय ऐसा नहीं है कि देश काम करना बंद कर देता है, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लेकिन जो स्टेट मशीनरी है, जो कानून है, जो संविधान है, वो रहता है। इस बात को समझना होगा। तो वो तो अपना काम करेगा, सरकार किसी की भी हो। एंड कोर्ट फोकसेस ऑन लीगल प्रिंसिपल्स एंड सिविक वैल्यूज, ताकि समाज का भला हो। तो दोस्तों, ये जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि किन कारण से केजरीवाल साहब ने जो कहा कि उनका जो डिटेंशन है वो गलत है, उन सभी मुद्दों पे हाई कोर्ट ने चर्चा करी और उन सभी सवालों के जवाब दिए, और उस हिसाब से फिर ये कहा गया कि केजरीवाल का अरेस्ट वैलिड है। अब मुझे लगता है दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब कौन से सवाल पे सुप्रीम कोर्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेगा और क्या केजरीवाल को रियायत मिलेगी, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। किस मुद्दे पे क्या रुख रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी चर्चा हम करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा।
फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इन चीज़ों को डिटेल में समझना ज़रूरी है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पूरी बात हम एक ही वीडियो में कर लें, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पिछले 5 पार्ट्स जो मैंने और बनाए हैं, आप उनको डिटेल में देखिए, आपको पूरी बात डिटेल में समझ में आएगी। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ताकि एक एपिसोड है, सीरीज है, जिसमें ये पूरा मुद्दा केजरीवाल से संबंधित आपको डिटेल में समझ में आएगा। शायद पार्ट 1 और 2 में थोड़ा सा सेकेंड हाफ में नॉइस लेवल में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मुद्दा काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।